आज जो वीडियो हम लेके आए हैं ये है ऑन सेइंग प्लीज। ये एजी गार्डनर का लिखा हुआ एसे है और ये वीडियो इस एसे का दूसरा और अंतिम पार्ट है। इस एसे का पहला भाग या पहला पार्ट भी हमारे चैनल पे मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप पहले वाले भाग को देख सकते हैं। इस ऐसे में एजी गार्डनर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो अच्छा बर्ताव है, जो कर्टसी है, ये हमारी लाइफ को ऊंचा बनाती है। ये हमारी जिंदगी की गाड़ी में डाले जाने वाला ऑयल है, ये ग्रीस है, जिससे इसके जो पुर्जे होते हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं और हमारी गाड़ी बहुत स्मूथली चलती है। और ये छोटे छोटे जो लफ्ज होते हैं जैसे कि थैंक यू कहना, प्लीज कहना, हमें दोस्त बनाने में मदद करते हैं और इसके साथ साथ ही हम सब की जिंदगी इन कर्टसी के कारण आराम से चलती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भले ही जो बैड मैनर्स हैं, जो बुरा बर्ताव है, ये ठीक ना लगे लोगों को, इससे गुस्सा आए या लोग इसके लिए हाथापाई करने पे उतारू हो जाएं, कानून की नजर में बुरा बर्ताव कोई क्राइम नहीं है। इसके लिए ना तो किसी को सजा मिल सकती है। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम बुरे बर्ताव को किस तरह से टैकल करते हैं। और पहले वाले भाग में हमने देखा कि कैसे एक लिफ्ट वाला, क्योंकि एक जो पैसेंजर होता है वो लिफ्ट में आता है और वो बहुत ही रूखेपन से उसे कहता है कि ऊपर, मतलब मुझे ऊपर ले चल। और लिफ्ट वाला कहता है कि तुझे ऊपर के साथ प्लीज भी बोलना चाहिए, जिससे वो पैसेंजर नहीं मानता और वो लिफ्ट वाला उसे बाहर फेंक देता है। अब इस दूसरे भाग में जो राइटर है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक अच्छा बर्ताव वाला आदमी आपके दिन को उजालों से भर देता है और कैसे अगर कोई बदतमीज आदमी आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उसे किस तरह आप तमीज में रह के उस आदमी से अपने को ऊंचा रख के कर्टसी के साथ उस बदतमीजी का जवाब दे सकते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं ऑन सेइंग प्लीज का दूसरा भाग। इट इज ए वेरी वल्गर mind that would wish to command where he can have the service for asking। एक ऐसा मन किसी से कोई सर्विस लेना चाहेगा सिर्फ ये कह के कि उसे सर्विस चाहिए। तो ऐसी सोच रखने वाला जो मन होता है वो असिस्ट है। and have it with willingness and good feeling instead of resentment। और ऐसी डायरेक्ट ऑर्डर करके, कमांड करके अगर कोई सोचता है कि उसे जो सर्विस देने वाला इंसान है वो बहुत ही विलिंगनेस के साथ, मतलब पूरे मन से और गुड फीलिंग के साथ उसको ये सर्विस देगा और रिजेंटमेंट नहीं करेगा, मतलब नाराजगी नहीं होगी उसके मन में, तो ये सोच गलत है। तो यहाँ कहने का मतलब ये, अगर आप डायरेक्ट किसी से रूखेपन से कोई चीज मांगते हो और आपको लगता है कि सामने वाला आपको बहुत ही खुशी के साथ वो सर्विस देगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर। अब राइटर यहाँ कहता है कि मैं इस सिलसिले में, इस कनेक्शन के साथ, मैं अपने एक मित्र को, जो कि बहुत ही भला आदमी, पोलाइट कंडक्टर था, मतलब बस का कंडक्टर था, मैं उसे पेश करना चाहूंगा। By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक बस के कंडक्टर को मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने एक उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यहाँ ये कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई डिस्क्रिमिनेटिंग, कोई भेदभाव का जो टाइटल आपको लग रहा हो, मैं उस सोच के साथ उसे आपके सामने पेश नहीं कर रहा। और ना ही मेरी मंशा है, इंटेंड, कि मैं ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, इससे मैं जो बस कंडक्टर्स हैं उनको फटकार लगा रहा हूँ, रिब्यूक। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कंडक्टर का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कि सारे जो हैं एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं या नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि ठीक इसका उल्टा, आई एम डिस्पोज्ड टू थिंक दैट, मुझे लगता है, मैं जो मेरा मानना है, आई एम डिस्पोज्ड, कि देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन, कि बहुत ही ऐसे कम ग्रुप के लोग हैं या तबके के लोग हैं, who come through the ordeal। ordeal का मतलब होता है एक कड़ी परीक्षा, of a very trying calling better than bus conductors do, कि बस कंडक्टर्स उन ग्रुप के लोगों में से हैं जो कि बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि अपनी सर्विस को अच्छी तरह से निभा सके। ओडील का मतलब था कड़ी परीक्षा, मतलब जो दिन भर वो जैसा काम होता है उनका, उस हिसाब से हर एक को खुश रख पाना बहुत मुश्किल काम होते हुए भी
ये उस काम को करने की कोशिश करते हैं. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies. अब बात को आगे ले जाते हुए लेखक कहता है कि यहाँ और वहाँ, here and there, कभी कभी इन्हीं कंडक्टरों में से कोई होता है, मतलब ज्यादा नहीं होते ऐसे लोग, लेकिन कभी कभार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि बड़ा बेरुखा, अनप्लेजेंट स्पेसिमेन, नमूना होता है, जिसे लगता है, रिगार्ड्स, कि जितने भी ये पैसेंजर्स हैं उसके जाति दुश्मन है, नेचुरल एनिमीज, एज क्रीचर्स हुज चीफ पर्पस ऑन द बस इज टू चीट हिम. और उसे लगता है ये जो पैसेंजर हैं ये उन जीव जंतुओं में से हैं जिसका मेन, मतलब जो चीफ पर्पस है, उद्देश्य है बस में, ये होता है कि उस कंडक्टर से वो चीट करें, उसको धोखा दें. एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली honest by a loud voice and an aggressive manner. और उस कंडक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो पैसेंजर्स हैं इन्हें ठीक ठाक तभी रखा जा सकता है, kept reasonably honest, जब उनसे ऊंची आवाज में बात की जाए और मारपीट के ढंग से उनसे पेश आया जाए, एग्रेसिव मैनर. तो यहाँ जो बता रहा है राइटर, उसे देख के तो ऐसा लगता है कि शायद राइटर ने भी डीटीसी बसों में यात्रा की हो. बट दिस टाइप इज रेयर. लेकिन इस तरह के जो बदतमीज होते हैं कंडक्टर्स, वो बहुत ही कम मिलते हैं. रेयर देन इट यूज्ड टू बी. अब तो पहले से भी बहुत ज्यादा कम. आई फैंसी द पब्लिक owes much to the underground railway company which also runs the buses. और मुझे लगता है, फैंसी, कि जो जनता है उसको शुक्रगुजार होना चाहिए अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का जो बसों को भी चलाती है. तो ये अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो लंदन में मेट्रो जो चलती है जमीन के नीचे, तो इसी कंपनी के अंडर ये बसें भी चलती थी. For insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that that standard is observed. क्योंकि ये कंपनी ने इस बात पे इंसिस्ट किया, इस बात पे जोर दिया, जो इसके काम करने वाले हैं सर्वेंट्स, उनके अंदर एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए सिविलिटी का, मतलब जो बर्ताव का तरीका है उसका एक ग्रेड होना चाहिए. और उस ग्रेड को माना जा रहा है कि नहीं, या उसको अपनाया जा रहा है कि नहीं, वो एक अच्छी सर्विस लोगों को मिल रही है या नहीं, उसको ऑब्जर्व, ये देखने की जिम्मेवारी भी वो कंपनी जो है निभा रही थी. इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक. और ऐसा करते हुए जो लोग हैं, जो सफर करने वाले हैं, उनके लिए ना सिर्फ उनकी यात्रा अच्छी हो जाती है, बट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सोशल सर्विस. बल्कि ऐसा करके जो कंपनी है एक सामाजिक सेवा जो है वो भी दे रही है. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of their class. और लेखक आगे कहता है कि इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे उनमें से एक कंडक्टर मुझे खास करके ज्यादा पसंद है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और जो दूसरे कंडक्टर्स हैं उनके लिए मेरे मन में कोई दुश्मनी है, अनफ्रेंडलीनेस. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. और मैं पहली बार became conscious, मतलब वो कौन था उसके बारे में मुझे तब पता चला जब एक दिन मैं उसकी बस में चढ़ा और फिर मुझे याद आया कि मेरी जेब में पैसे नहीं थे. Everyone has had the experience and knows द फीलिंग. और जैसा मेरे साथ हुआ था, ये हर किसी के साथ होता है और हमें पता भी होता है कि इसमें कैसी फीलिंग आती है. द मिक्स्ड फीलिंग, ये मिली जुली फीलिंग होती है, विच द डिस्कवरी अराउजेस, जो कि ये डिस्कवरी से उठ के आई होती है. मतलब जब हमें पता चलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और जो मिक्स फीलिंग आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमें पता चल गया होता है कि हमारी जेब में पैसे नहीं है. तो डिस्कवरी उस सेंस में बोला गया है. यू आर अनोयड बिकॉज यू लुक लाइक ए फूल एट द बेस्ट and like a knave at the worst. और जब आपको पता चलता है तो आप annoyed हो जाते, आपको खीज आती है अपने ऊपर, क्योंकि अब आप एक बेवकूफ की तरह लग रहे हो अगर सही मानों में बोला जाए, और उसके साथ ही आप एक धूर्त की तरह भी लगते हो, नेव. और ये लेखक इसलिए कह रहा है क्योंकि आप पैसे या पर्स घर में भूल आए तो आप तो बेवकूफ, आप बस में चढ़ने आए, आपके पास पैसे नहीं है. अगर वो मान लेता है कि आप सचमुच बटुआ आपका घर पे रह गया, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो फिर आप एक धूर्त की तरह लगते हो उसे कि ये जो है चीटिंग कर रहा है. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes I know that is stale old trick.
और आपको जरा सा भी सरप्राइज नहीं होगा, अनोखा नहीं लगेगा कि कंडक्टर आपको ताड़ता है आइड और बहुत ही ठंडे तरीके से आपसे कहता है हाँ हाँ मुझे पता है वो जो बासी ट्रेक जो तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको विश्वास अगर नहीं होता कि आप सच बोल रहे हो। नाउ देन ऑफ यू गेट, अच्छा अब ये करो, उतरो यहाँ से, ऑफ यू गेट। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज ए गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजिली, और अगर जो कंडक्टर है एक अच्छा इंसान है, फेलो, और तुम्हें आसानी से उतर जाने देता है, यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड द इनकन्वीनियंस, तो फिर क्या होता है कि परेशानी तब भी खत्म नहीं होती। आपको पहली बात तो ये कि वापस जाने की जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी, और उसके बाद में जो अड़चन आती है मतलब इनकन्वीनियंस कि आपको वापस जाना तो पड़ेगा, परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट, और ये अड़चन इसलिए हो सकती है क्योंकि शायद ऐसा करके आपकी जो ट्रेन आपको पकड़नी थी वो छूट जाए, या कोई एंगेजमेंट मतलब कोई मीटिंग वगैरह हो आपकी, उस पे आप ना पहुंच पाओ। हैविंग सर्च्ड माय पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, उसके बाद लेखक क्या करता है कि अपनी जो पॉकेट्स होती है वो फिर भी उसमें हाथ चला रहा होता है, इन वेन मतलब बेकार में, शायद कुछ मिल जाए। स्ट्रे कॉपर्स, कॉपर्स कहते हैं तांबे के सिक्कों को जो कि यूके में अभी भी चलते हैं। एंड हैविंग फाउंड आई वाज अटरली पेनीलेस, और इसके बाद जब उसे पता चलता है कि अटरली बिल्कुल, पेनीलेस, पेनी कहते हैं यूके के सिक्कों को, कि उसके पास एक भी पेनी नहीं थी। आई टोल्ड द कंडक्टर विद एज ऑनेस्ट अ फेस एज आई कुड अस्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर, तो लेखक कहता है कि मैंने फिर कंडक्टर को जितना ईमानदारी से मैं अपना मुंह बना सकता था या ईमानदारी अपने चेहरे पे ला सकता था वैसा मैंने किया, और उसको बोल दिया कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और पैसों के लिए फिर मुझे वापस जाना होगा। ओ यू नीडंट गेट ऑफ, दैट्स ऑलराइट सेड ही, लेकिन कंडक्टर कहता है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, उतरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, दैट्स ऑलराइट, वो कहता है। ऑलराइट सेड आई बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, तो लेखक कहता है अच्छा लेकिन मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है। ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी बुकिंग कर देता हूँ, मतलब मैं तुम्हारा टिकट बना देता हूँ। वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। एंड ही हैंडल्ड his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong, ऐसा कह के वो जो कंडक्टर होता है उसके हाथ में टिकट का जो बंडल होता है उसको वो इस तरीके से मतलब उठाता है जैसे कि वो कह रहा हो कि मैं तुम्हें यहाँ बैंक से हांगकांग का भी अगर तुम्हें टिकट चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो बैंक लंदन में एक जगह का नाम है। तो यहाँ लेखक का कहने का मतलब वो ये है कि वो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा था, इतनी अथॉरिटी के साथ वो बोल रहा था जैसे कि उसके पास संसार में कहीं पे भी जाने के लिए टिकट हो। मैंने उससे कहा कि ये तो उसकी बहुत दया है, और उसके बाद मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ जाना था। एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड, और उसके बाद जब उसने मुझे टिकट दिया तो मैंने कहा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, मैं इसका किराया कहाँ भेज दूँ। मतलब जब राइटर के पास पैसे होंगे तो वो किराया जो आज वो नहीं दे पाया था वो देने की कोशिश करना चाहता है। तो कहता मैं कहाँ पे दूंगा तुम्हें। ओ यू विल सी मी सम डे ऑलराइट, तो कंडक्टर कहता है तुम्हारे से मेरी मुलाकात कभी न कभी हो जाएगी। ही सेड चीयरफुली एज ही टर्न टू गो, और वो ये बहुत ही खुशी के साथ कहता है जब वो मुड़ के जाने वाला होता है। एंड देन लकीली माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट्स लाइटेड ऑन ए शिलिंग एंड द अकाउंट वाज स्क्वायर्ड। और तब लकीली क्या होता है कि जो राइटर की उंगलियां होती हैं जो कि अभी भी पॉकेट के कोनों में घूम रही होती हैं वॉन्डरिंग, एक शिलिंग के सिक्के से मिलती हैं। लाइटेड शिलिंग एक करेंसी हुआ करती थी जो 12 पेंस की वैल्यू की होती थी। एक पाउंड में 100 पेंस होते हैं, और जब ये सिक्का राइटर को मिलता है तो वो अपना बकाया चुकता कर देता है स्क्वायर। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर व्हिच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी। लेकिन इतना होने के बाद भी मतलब वो पैसे दे चुका है राइटर, लेकिन फिर भी जो खुशी की चमक होती है जो उस अच्छे बर्ताव वाले काम से राइटर को मिली होती है वो कम नहीं होती, भले ही उसने वो किराया दे दिया हो। A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. और कुछ दिनों बाद राइटर बस में बैठा होता है और उसका जो अंगूठा होता है सेंसिटिव होता है थोड़ा, उस पे कोई आके पैर रख देता है
वो भी जोड़ के साथ, ट्रैम्पल्ड। आई लुक्ड अप विथ सम एंगर एंड सम एगनी। तो लेखक जो होता है वो कुछ गुस्से के साथ, कुछ परेशानी के साथ अपना चेहरा ऊपर करता है। एंड सो माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल काउंटिनेंस। और वो देखता है कि ये तो वही कंडक्टर है, वही खुशी से जिसका चेहरा भरा होता है, काउंटिनेंस वो होता है। सॉरी सर, ही सेड, आई नो दीज आर हैवी बूट्स। और वो कहता है मुझे माफ करना सर, ये जो बूट्स है मेरे थोड़े भारी हैं। गॉट सम बिकॉज माई ऑन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच। और मैंने इसलिए इन्हें पहने हुए हैं क्योंकि जो मेरे पैर हैं वो भी बहुत बार कुचल दिए जाते हैं, ट्रॉड। एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। और अब देखो मैं जो है दूसरे के पैर कुचल रहा हूँ। होप आई डिडंट हर्ट यू सर। आशा करता हूँ कि आपको कोई चोट नहीं पहुंचाई मैंने। He had hurt me but he was so nice about it that I assured him he hadn't। वैसे मुझे चोट तो लगी थी लेकिन वो इतने प्यार से बोल रहा था कि मैंने उसको दिलासा दिलाया, अश्योर्ड, कि उसने मुझे हर्ट नहीं किया था। After this I began to observe him whenever I boarded his bus। और उसके बाद क्या होता है कि जब भी राइटर उसकी बस पे चढ़ता है तो वो उसे देखने लगता है, मतलब क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करने लगता है। एंड फाउंड ए क्यूरियस प्लेजर इन द कांस्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बेयरिंग। तो बेयरिंग कहते हैं बर्ताव को। और क्योंकि जब राइटर अब उसके बिहेवियर को देखने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है, तो उसे ये पता चलता है कि ये जो कंडक्टर था उसका जो बर्ताव था वो हमेशा एक बहुत ही भले आदमी का था। He seemed to have an inexhaustible कहते हैं जो मतलब टूटे ना, जो कभी थके ना, fund of patience and a gift for making his passengers comfortable। और उस कंडक्टर के पास हमेशा न टूटने वाला धीरज होता है, पेशेंस। और इसके साथ ही उसकी जो नेचर होती है वो ऐसी होती है जैसे कि उसे एक तोहफा मिला, उसे एक गिफ्ट मिला हुआ हो कि वो हमेशा अपने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखे, उन्हें आराम से रखे। I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside। और रेडी कहता है कि मैंने देखा कि जब बरसात हो रही होती है तो वो भाग के ऊपर जाता है, मतलब जो डबल डेकर बस होती है भाग के ऊपर जाता था और कहता था कि नीचे रूम इनसाइड में जगह है। विद ओल्ड पीपल ही वाज एज कंसिडरेट एज ए सन। और जो बूढ़े लोग होते थे उनके साथ वो इतना ध्यान रखने वाला होता था, कंसिडरेट, जैसे कि एक बेटा हो। एंड विद चिल्ड्रन एज सॉलिसिटस एज ए फादर। सॉलिसिटस कहते हैं जो चिंता करता हो, जो ध्यान रखने की कोशिश करता हो। और बच्चों के साथ वो उनका ख्याल ऐसा रखता था जैसे कि एक पिता हो। He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people। और उसके दिल में खास करके, मतलब peculiarly, एक नरम जगह थी जो जवान लोग होते हैं उनके लिए, और ये दिखती थी evidently। And always indulged in some merry jest with them। और वो हमेशा उनके साथ indulged, मतलब वो घुल मिल जाता था और जोक वगैरह उनको सुनाता था, मैरी जेस्ट। If he had a blind man on board, it wasn't enough to set him down safely on the pavement। अगर उसकी बस में कोई अंधा आदमी चढ़ता था तो उसके लिए इतना ही काफी नहीं होता था कि उसे वो सेफली फुटपाथ पे उतार दे, pavement। He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner। वो न सिर्फ उसे उतारता था ऐसे अंधे बंदे को, बल्कि जो बिल, जो मतलब ड्राइवर होता था फ्रंट में, उसको कहता था थोड़ी देर वेट करो, और उसके बाद वो उस अंधे बंदे को रोड की उस पार छोड़ाता था, या अगर उसे कहीं आसपास जाना होता था कॉर्नर तो वहां तक वो उसे छोड़ाता था। और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या अगर ऐसा नहीं होता था तो उस बंदे को कहाँ जाना होता था वो उसे सेफली उसके रास्ते पे छोड़ाता था। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners। और अगर मैं कुछ लफ्जों में उसके बारे में बताना चाहूँ तो मैंने पाया कि उसका जो बर्ताव था, जो उसमें दया थी, वो मतलब कूट कूट के भरी हुई थी, उसके शरीर से छलकती थी, irradiated। और उसके साथ सफर करना ऐसा था मानो जैसे कि कोई हमें स्वाभाविक असली बर्ताव और अच्छी आदतों के बारे में बता रहा हो। What struck me particularly was the ease with which he got through his work। और सबसे ज्यादा जो मैंने पाया struck me वो ये था कि वो बहुत ही आराम से अपना काम करता था। If bad manners are infectious, so also are good manners। अगर गंदी जो बातें हैं, आदतें हैं, जो बर्ताव है, अगर वो बीमारी की तरह है,
मतलब आपको लग जाती हैं या आप उससे अटैच्ड फील करते हो, तो जो गुड मैनर्स हैं, जो अच्छा बर्ताव है, वो भी उसी तरह से आपको घेर लेती हैं, आपके साथ आ जाती हैं। इफ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। अगर हमारा गुस्ताखी से पाला पड़ता है, इनकाउंटर, तो हम में से ज्यादा क्या होते हैं, हम भी गुस्ताख या बदतमीज बन जाते हैं। बट इट इज एन अनयूजली uncouth person who can be disagreeable with sunny people। लेकिन ये ज्यादातर एक गवार uncouth आदमी होगा जो कि किसी सनी, मतलब जो अच्छा बर्ताव कर रहा है, जो खिला हुआ है, उसके साथ डिसएग्रीएबल होगा, मतलब उसके साथ वो बदतमीजी से पेश आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हमारे साथ कोई बदतमीजी करता है तो हम उसके साथ बदतमीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बदतमीज नहीं है तो एक गवारी होगा जो हमारे साथ सहमत नहीं होगा या हमारे अच्छे बर्ताव को अपने गलत बर्ताव से दबाने की कोशिश करेगा। इट इज विद मैनर्स एज विद द वेदर। तो जो मौसम है और जो बर्ताव है ये एक जैसे काम करते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे। मेरी रूह को या मेरी आत्मा को एक अच्छे दिन से ज्यादा बेहतर कोई नहीं बनाता। सेड कीट्स जो एक कवि थे, उन्होंने कहा, एंड ए चीयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमीएस्ट ऑफ अस विद समथिंग ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ ए फाइन डे। और एक चीयरफुल पर्सन, जो एक खुश आदमी है, वो हम पर, जो उदासों में भी उदास आदमी हो, ग्लूमीएस्ट, उस पर ऐसे उतरता है, डिसेंड्स, जैसे कि वो एक अच्छे दिन की तरह का आशीर्वाद हो। And so it was always fine weather on the polite conductor's bus। और इसी तरह उस अच्छे कंडक्टर की बस में सफर करना ऐसा था मानो एक अच्छा मौसम हो। And his own civility and conciliatory address and good humored bearing infected his passengers। उसका अच्छा बर्ताव, सिविलिटी, उसका दोस्त बनाने वाला conciliatory से बोलना, एड्रेस, और मजाकिया अंदाज, ह्यूमर्ड बेयरिंग, ने उसके पैसेंजर्स पर भी अपना साया कर लिया था, मतलब उनको घेर लिया था, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल दिया था। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेड हिज ओन टास्क। और पैसेंजर्स की रूहों को, उनके मूड्स को अच्छा बनाते हुए, लाइटनिंग, वो अपने काम को भी अच्छा कर लेता था। हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट। और गेटी मतलब उसका जो ये खुश अंदाज था, ये कोई बेकार के काम का आराम नहीं था, लग्जरी नहीं थी, बल्कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। वो इसलिए कि वो अपने अच्छे बर्ताव का इन्वेस्टमेंट करता था और उसके रिटर्न में उसको अच्छे बर्ताव वाले लोग मिलते थे। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। लेखक आगे कहता है कि कुछ समय से जो मेरी बस की रूट है उसमें वो मुझे नहीं मिलता। बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। लेकिन इसका मतलब यही होगा, मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ, कि वो जो अपने अच्छे बर्ताव की धूप है, सनशाइन, वो किसी दूसरे रोड पे ले गया है, मतलब किसी दूसरे रूट पे लगा हुआ है और उस दूसरे रूट पे वो लोगों को हंसा रहा है, उनको अपना दोस्त बना रहा है। इट कैनॉट बी वाइडली डिफ्यूज्ड इन ए रैदर ड्रैब वर्ल्ड। और वो जहाँ पे भी हो वो इतना दूर नहीं होगा, वाइडली डिफ्यूज्ड, क्योंकि ये जो संसार है ये ड्रैब, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। And I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor। और मैं इस बात की माफी कतई नहीं मांगूंगा कि मैं एक अनजाने बस कंडक्टर के ऊपर गुण कीर्तन कर रहा हूँ। If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, तो राइटर यहाँ आगे कहता है कि अगर जो वर्ड्सवर्थ जो कवि थे वो अगर बुद्धि के पाठ, लेसन्स ऑफ विजडम, किसी गरीब जोक उठाने वाले या जोक को कलेक्ट करने वाले लीच गैदरर से ले सकते थे, जैसा कि उन्होंने ऑन द लोनली मोर, वो अकेली बंजर वाली जगह या दलदल वाली जगह में उन्होंने लिखा है, आई सी नो रीजन वाई lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों एक छोटी सी बात, भले ही कितनी छोटी क्यों ना हो, एक अच्छी फीलिंग से डिग्निफाइड क्यों नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ लेखक के कहने का मतलब ये है कि
वर्ड्सवर्थ ने अपनी ऑन द लोनली मूर जो उन्होंने लिखी थी उसमें एक लीज कैदरर होते थे वो लोग जो जोके जो होती हैं, जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो खून पीते हैं, तो उसको कलेक्ट करने वाले किसी बंदे से इन्होंने कोई विजडम वाली बात इन्होंने सीखी थी। तो अगर वर्ड्सवर्थ जैसा कवि एक इस तरह के आदमी से कोई सलाह ले सकता है तो हम सब क्यों नहीं ऐसा कर सकते। इट इज अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। और हम सब लोग ये भी मानते हैं कि जो युद्ध हुए हैं, अब ये वर्ल्ड वॉर के बारे में बात हो रही है, कि इनसे क्या हुआ है कि जो लोगों में रूखापन आ गया है, लोग एक दूसरे को गलत नजरों से देखते हैं, हेटफुल नजरों से देखते हैं, और इन बर्तावों से क्या हुआ है कि जो अच्छे बर्ताव वाली हवा है उसमें ठंड आ गई है। वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। और हमें चाहिए कि हम उन अच्छे बर्तावों को वापस ला सकें ताकि हमारी जो लाइफ है वो आराम से और एक दूसरे के लिए प्यार से चल सके। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ। और ये जो सिविलिटीज हैं, ये जो अच्छे मैनर्स हैं, इसे हम कानून को कह के नहीं वापस ला सकते। इन्वोकिंग द पुलिसमैन इज ए नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर ए सोसाइटी दैट इज स्टिल समव्हाट लोअर देन द एंजल्स। जो पुलिस वाला है वो एक आवश्यक नेसेसरी निशान है, और जो कानून है वो एक आवश्यक संस्था है उस सोसाइटी के लिए जो कि अभी भी फरिश्तों से नीचे है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया कितनी भी एडवांस्ड हो गई हो, हमारा कानून कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे जो दुनिया है वो फरिश्तों की दुनिया के आसपास नहीं पहुँच पाई है। मतलब हम लोगों का बिहेवियर अब इतना ऊंचा नहीं हुआ कि हम कह सकें कि हमारे बिहेवियर एंजल्स से मिलते हैं। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। और जो कानून है हमें मटेरियल अटैक मतलब जो फिजिकल अटैक है जो हम उससे बचा सकता है। नो विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मोरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रेस्टोर द सिविलिटीज। और ना ही जिस तरीके से उस लिफ्ट वाले ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था हाथापाई करके, फिजिकल वायलेंस, उससे हमें अच्छे बर्ताव को रेस्टोर करने की, उसे फिर से लाने का जरिया मिल सकता है। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। लेखक कहता है कि मैं अगर उसे कह सकता तो उससे यही कहता कि तेरा जो बदला है वो और ज्यादा बारीक मतलब सटल और अच्छा हो सकता था, इफेक्टिव, अगर उसने उस इंसान को जिसने कि प्लीज नहीं बोला था को बड़ी कर्टेसी के साथ, पोलाइटनेस के साथ ट्रीट किया होता। He would have had the victory। और ऐसा करने के बाद उस लिफ्ट वाले को विजय मिलती, not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts। ना कि उस गवार मतलब जो लिफ्ट का पैसेंजर था उसके ऊपर, बल्कि उसे खुद अपने आप के ऊपर भी। और ये उस तरह की विक्ट्री है, उस तरह की जीत है जो माने रखती है, काउंट्स। तो यहाँ लेखक कहने का मतलब ये है कि अगर उस लिफ्ट वाले ने उस आदमी की बेइज्जती का जवाब इज्जत से दिया होता तो उसकी जीत सिर्फ उस आदमी के ऊपर ना होकर उसके अपने ऊपर भी होती, वो अपने आप के लिए अच्छा फील करता। द पोलाइट मैन मे लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज द स्पिरिचुअल विक्ट्री। और एक जो इज्जत वाला इंसान होता है, जो एक नरम इंसान होता है, वो भले ही दिखने वाला जो एडवांटेज है, मटेरियल जो दिखने वाला फायदा है, उसमें उसकी हार हो जाए, लेकिन उसकी जो रूहानी जो आत्मिक जीत है वो हमेशा होती है, स्पिरिचुअल विक्ट्री। I command to the liftman a story of Chesterfield। मैं उस लिफ्टमैन को चेस्टरफील्ड, ये किसी आदमी के बारे में है, उसकी कहानी सुनाता हूँ। In this time the London streets were without the pavement of today and the man who took the wall had the driest footing। और इस जमाने में क्या होता था कि जो लंदन की सड़कें थी उसमें फुटपाथ नहीं होते थे, पेवमेंट्स जैसे कि आजकल होते हैं। और वो हर कोई आदमी जो टुक द वॉल, मतलब वॉल इसलिए कि ये सड़क से थोड़े ऊंचे बने हुए होते थे तो इसे दीवार के रूप में बुलाया जाता था। तो जो कोई भी बंदा उस दीवार पे चलता था उसके पैर सबसे ज्यादा सूखे होते थे, मतलब भीगते नहीं थे। I never give the wall to a scoundrel
said a man who met Chesterfield one day in the street. Chesterfield एक तरफ से आ रहा होता है और ये आदमी दूसरी तरफ से जा रहा होता है और दोनों उसी दीवार पे होते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं ये जो जगह है मेरी, मैंने नहीं छोड़नी और मैं कमीनों को, स्काउंड्रेल, कोई जगह चलने की नहीं देता। I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. लेकिन मैं हमेशा कमीनों के लिए जगह छोड़ता हूँ। I always do, Chesterfield कहता है और वो फिर थोड़ा झुक जाता है उसके सामने और सड़क पे उतर जाता है, मतलब वो दीवार से उतर जाता है। I hope the lift man will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. और मुझे आशा है कि जो लिफ्ट मैन है वो भी इस बात को मानेगा कि इस आदमी का, जिसने उस आदमी के लिए जगह छोड़ दी, उसका जो बदला था वो उससे ज्यादा अच्छा था कि अगर उसने उस आदमी को कीचड़ में फेंक दिया होता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उस आदमी ने, जो बदतमीज था, उसने कहा कि मैं कमीनों के लिए जगह नहीं छोड़ता, लेकिन चेस्टरफील्ड ने कहा लेकिन मैं कमीनों के लिए, मतलब उसने कमीना तो नहीं बोला लेकिन उसने बोला कि लेकिन मैं हमेशा छोड़ता हूँ। और ऐसा कह के वो थोड़ा सा अदब से, वो थोड़ा झुक के उसने वो जगह उस आदमी के लिए छोड़ दी। और लेखक कहता है कि ये जो आदमी है, इसका जो रिवेंज था, रिवेंज इसने भी लिया है, लेकिन इसने जो रिवेंज लिया है वो अपनी नरमी से लिया है, वो अपनी सही मैनर को दिखा के लिया है। और अगर वो ऐसा लिफ्ट वाला भी करता तो उसका जो बदला है उसी की तरह स्वीट हो जाता, ना कि ये कि ये जो बंदा है वो भी दूसरे आदमी से हाथापाई करे और उसे कीचड़ में फेंक दे। तो दोस्तों, ये था इस ऐसे का सेकेंड और फाइनल पार्ट। होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।